अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज की इस वीडियो में मैं मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी का दो गज़ल जो आपको पढ़ना है, एक है अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, और एक है मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। इन दोनों गज़लों के चंद अशार मैं पूरा नहीं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो अशार मैंने गेस किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस मरतबा, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो निहायत ही आसान ज़बान में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और उसके अलावा जो सबसे अहम और छोटी छोटी बातें होती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए निहायत ही मुफीद होता है, जैसे काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, तलमी, या आप शेर मिसरा किसे कहते हैं, ये सब अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, आप चुपचाप इस वीडियो को सुनते रहें और देखते रहें। और दूसरी बात कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का गज़ल जो है दो पढ़ना, एक है दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, और एक है सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई। तो इन दोनों गज़लों से मैंने कुछ अशार को मैंने तशरीह कर दी थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए नहायत ही मुफीद साबित होगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में सबसे पहले ये जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, यगाना चंगेज़ी का दो गज़ल अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, और एक मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। तो इन दोनों गज़लों के जो मुसन्निफ़ है वो है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। तो इनके बारे में सबसे पहले हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं ताकि आप के लिए आसान हो, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सवालात इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए, यगाना चंगेज़ी का पूरा नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी है। इनकी पैदाइश जो है वो 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी में पटना सिटी के मोहल्ला मुगलपुरा में हुई। और इनके वालिद का नाम जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन उर्फ प्यारे साहब है। जी हाँ, ये सब एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो लखनऊ में गुजरी। इनकी शादी जो है वो 1913 ईस्वी में कनीज़ हुसैन से हुई, जिसे बेगम यगाना भी कहा जाता है। तो एक चीज़ और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो ये है कि यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे। ऑप्शन में दे देगा हसरत मोहानी, अफ्कर मोहानी, असगर गोंडवी या फिर जिगर मुरादाबादी। तो यगाना चंगेज़ी जो है वो जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे, जो इससे पहले पूछा गया था, तो ये बात आप याद रखें। उसके अलावा इनकी कुछ अहम किताबें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे नश्तर यास, आयात विजदानी, तराना और गंजीना, तो ये सब याद रखें। और यगाना चंगेज़ी की वफ़ात जो है वो ये 1956 ईस्वी में हुई थी, 3-4 फरवरी की दरमियानी रात में। और इनको तदफीन जो है ना, इनका तदफीन वो मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन विक्टोरिया गंज में हुई थी। तो ये सब बातें आप याद रखें। अब हम सीधे सीधे जो है ना तशरीह के तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। तो इसमें कोई ऐसा ये चीज़ नहीं है इसमें अल्फाज जो आपको भारी लगे। पहलू एक है, तो पहलू किसे कहते हैं, बाजू को कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो आपको कहा था कि मिसरा किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, मतला क्या होता है, ये सब चीज़ इसी में है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, तो ये पहला मिसरा हुआ। और हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या, ये दूसरा मिसरा हुआ। इसे ही हम मिसरा कहते हैं। तो पहला जो है अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, ये पहला मिसरा है, और हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या, ये दूसरा मिसरा है। अब देखिए, शेर किसे कहते हैं। तो पहला शेर और पहला मिसरा और दूसरा मिसरा को जब मिला दिया जाता है तो उससे एक शेर बन जाता है। तो शेर किसे कहते हैं, जो मिसरा को मिलाकर एक दो मिसरा को मिलाकर एक शेर बनता है। तो ये जो है अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, ये पहला मिसरा हुआ, और हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या, ये दूसरा मिसरा हुआ। तो दोनों को मिला दिए तो शेर कहलाया। अब देखिए, इसमें रदीफ़ और काफिया की बात आती है। तो रदीफ़ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या,
तो है क्या क्या, यानी जो शेर के आखिर में एक जैसा हो उसको रदीफ कहते हैं। तो देखिए पहला मिसरा में क्या है क्या क्या, और दूसरा में भी लास्ट में क्या है क्या क्या। तो दोनों जो है वो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा में जो है ना वो एक जैसा है, सेम है ना। तो जो शेर के आखिर में एक जैसा हो उसे हम रदीफ कहते हैं। तो है क्या क्या दोनों में जो है वो क्या हो जाएगा, रदीफ हो गया। तो आप समझ गए, रदीफ इसे ही कहते हैं। अब देखिए काफिया किसे कहते हैं। तो जो रदीफ से पहले हम वजन अल्फाज हो उसे हम काफिया कहते हैं। तो अब रदीफ किसे कहते हैं, रदीफ तो मैं आपको अभी बताया हूं कि जो शेर के आखिर में एक जैसा हो। तो है क्या क्या जो है वो तो रदीफ हो गया। अब उससे पहले कह रहा है तो वो उससे पहले क्या है, उठाए है ना। तो उठाए और नीचे वाला में देखिए दबाए, दोनों हम वजन का मतलब क्या होता है, सुनने में एक जैसा लगे। तो उठाए दबाए ये एक जैसा लग रहा है ना, तो इसे ही हम कहते हैं काफिया। तो आप समझ गए। उसी तरह आगे भी आएगा, मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे काफिया, रदीफ या फिर मिसरा, शेर किसे कहते हैं। अब एक और चीज है बेसिक में, वो है मतला और मक्ता। तो मतला किसे कहते हैं, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं ना। पहले, पहला में पे है, लाम अलिफ आता है अगर पहला कहेंगे तो, और मक्ता और मतला। तो मतला में लाम आता है ना। तो इसी तरह आप याद रखेंगे कि पहले अगर कहे तो पहले में लाम आता है, तो मतला में भी लाम आता है। तो इस तरह आप याद रख लेंगे, ठीक। तो ये जो है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या, ये यगाना चंगेजी के पहला शेर है ना। तो पहला शेर को हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। तो ये मतलब भी आप समझ गए। और अब आगे देखिए, आगे हम सीधे चलते हैं मक्ता और तलमी के तरफ। तो मक्ता और तलमी आगे आएगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसकी अब तशरीह करता हूँ। तो देखिए अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। यानी क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर जो है इंसान की जो दिल की ख्वाहिश है वो बेइंतहा है। यानी हर वक्त कुछ ना कुछ पाने की ख्वाहिश रहती है या नहीं रहती है। आज साइकिल पर चढ़े, कल मोटरसाइकिल पर चढ़ेंगे, मोटरसाइकिल पर से अब नहीं, मोटरसाइकिल पर भी मज़ा नहीं आ रहा है, अब हम क्या कहते हैं, 4 चक्का पर चढ़ेंगे। यानी ये इंसान की ख्वाहिश है। लेकिन अदब क्या है, तो अदब जो है वो दिल के तकाजे यानी ख्वाहिश को दबाए रखता है ना। और अदब कहता है कि हर वक्त हर ख्वाहिश को हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हवस क्या है, हवस जो है वो अदब के बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। यानी इंसान के जो दिल की ख्वाहिश है वह बेइंतहा है। यानी हर वक्त कुछ ना कुछ पाने की ख्वाहिश रहती है। लेकिन अदब क्या है, तो अदब जो है वो दिल के तकाजे यानी ख्वाहिश को दबाए रखता है। और अदब कहता है कि हर वक्त हर ख्वाहिश को हम पूरा नहीं कर सकते। तो यही है, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। लेकिन हवस जो है ना वो अदब के बिल्कुल उल्टा है। हवस किसे कहते हैं, हवस का मतलब यही हुआ ना कि जिस पर मेरा हक ना हो और हम उसे हासिल कर लें, तो इसे ही हम कहते हैं हवस। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि हवस जो है ये हरदम हर पहलू को जगाए रखता है। यानी हवस बोलता है कि हम यानी हरदम मेरी हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। तो हवस जो है वो हरदम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में लगा रहता है। यानी हम सब इंसान को एक हवस लगी है कि दुनिया में जितना मिल जाए इंसान की ख्वाहिशात उतना ही बढ़ने लगता है कि नहीं। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ शोहरत, दौलत, इज्जत, कामयाबी ही रखी होती है। तो इससे हम क्या कहते हैं, हवस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जैसे कहते हैं ना कि फलाना शख्स ने अपने बेटे की शादी में क्या कहते हैं 20 गाड़ी लेकर गया, 20 बोलेरो में बारात लेकर गया, तो हम 40 बोलेरो में लेके जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर मुकाबला कर रहा है। उसी तरह कह देता है कि होता है ना कि फलाना शख्स ने अपने बेटी की शादी में 50,000 का फटाका फोड़ा, तो हम 1 लाख का फटाका फोड़ेंगे। तो ये क्या है भाई, ये शोहरत कमाना हुआ, ये हवस है। तो इसे ही हम कहते हैं हवस, यानी जो औकात से बाहर हो। लेकिन फिर भी हवस क्या है, हवस जो है मतलब क्या कहते हैं मतलब हरदम हर पहलू को जगाए रखता है। यानी हवस बोलता है कि हरदम मेरी हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। अब इसे आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, तो एग्जाम हॉल में आप किस तरह लिखेंगे, तो देखिए अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या, ये पहला शेर है। तो आप क्या लिखेंगे, यह जो शेर है ये यगाना चंगेजी के गजल की पहली शेर से लिया गया है। और पहले शेर को हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं।
तो ये एक मतला है और इस शेर में शायर क्या कहता है, बस आप इतना लिख देंगे शुरू में। यानी यह जो शेर है ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल की पहले शेर से लिया गया है और ये गज़ल का मतला है और इस शेर में शायर कहता है कि, ये तो शुरू में आप लिख देंगे। अब आगे जो है वो लिख दे। तो अदब जो है वो दिल के तकाज़े यानी ख्वाहिश को दबाए रखता है और अदब कहता है कि हर वक्त हर ख्वाहिश को हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हवस के बाजू ने ख्वाहिश को दबाए रखा है। मतलब यह कि इश्क में महबूब से बातें तो की लेकिन गुफ्तगू अदब के दायरे तक महफूज रही। अब देखिए बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर चले जाएंगे। अब ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ये तो मैं आपको बताया नहीं, तो बच्चे कैसे समझेंगे। तो देखिए आगे जो मैं एक शेर की तशरीह करने वाला हूँ उसमें ये पता चलेगा कि ये जो मैंने लिखा है कि मतलब यह कि इश्क में महबूब से बातें तो की लेकिन गुफ्तगू अदब के दायरे तक महदूद रही, आखिर मैंने क्यों लिखा है। तो चलिए इसी तरह आपको लिख देना है इसका, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। अब आगे देखिए, पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, इसी जमी में दरिया समाए हैं क्या क्या। अब देखिए इसकी तशरीह करना है। तो पहाड़ काटने वाला से मुराद फरहाद है। यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फरहाद काटने वाला से मुराद क्या है, उसमें शेरी रहेगा ऑप्शन में, फरहाद रहेगा और भी कुछ रहेगा। तो पहाड़ काटने वाला से मुराद यहाँ पर फरहाद है। अब देखिए ये जो कहानी है ना ये ईरान की है। पहले आप कहानी सुन लें ताकि आपको सुनने में मतलब ये तशरीह करूँ तो आपको आसानी हो। तो देखिए कहानी कुछ इस तरह है कि शेरी और फरहाद जो है ना दोनों में काफ़ी मोहब्बत होती है। फरहाद एक मरतबा शेरी से मिलता है और इजहार मोहब्बत कर देता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मोहब्बत करने वालों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके बाबूजी से, मतलब उनके वालिद साहब से। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल आप इंटर में हो, कॉलेज में गए, किसी से आपने मोहब्बत कर लिया, अब बाबूजी को पता चला तो बाबूजी आपकी खैरियत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना आप। तो वही मामला है कि शेरी और फरहाद के बीच में कांटा कौन है, उनके वालिद साहब है। तो क्या होता है कि उनके वालिद साहब जो है उस मुल्क का बादशाह है। अब आप जानते हैं कि उतना आसान तो है नहीं दोनों को आपस में मिलना। तो शेरी जो है ना फरहाद को एक मरतबा कहती है कि अच्छा तुम वाकई हमसे मोहब्बत करते हो क्या। तो फरहाद कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो अब ये जो है शेरी कहती है कि अच्छा तो ऐसा करो कि मेरे महल के सामने जो ये पहाड़ दिख रहा है इसे काट दो, ताकि मेरे वालिद साहब आपकी इस बहादुरी को देखते हुए हो सके तो हम दोनों को आपस में मिला दें। तो फरहाद जो है ना वो कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं तो सारी ज़िंदगी तुम पर कुर्बान करना चाहता हूँ, तो ये क्या चीज़ है। बस फरहाद अपना काम शुरू कर देता है और अपने प्यार यानी शेरी के खातिर पहाड़ काटकर दूध की नहर निकाल देता है। अब देखिए लेकिन अफसोस वह उसी पहाड़ को काटते वक्त गिर जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इसी ज़मीं में दरिया समाए हैं क्या क्या। यानी कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े ताकतवर जो अपनी महबूबा के खातिर पहाड़ काटकर दूध की नहर निकाल दी, उसे तो ज़िंदगी ने छोड़ा ही नहीं, मौत उसे भी निकल गई। तो वह मतलब इतने बड़े बादशाह जो ये थे फिरौन, मतलब मौत उसे भी निकल गया। भले ही मिट्टी आग हवा पानी किसी ने उसे कबूल ना किया हो, लेकिन अब दुनिया में दावा करने के लिए तो जिंदा नहीं है ना। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। तो यगाना चंगेज़ी ने इसी बात की ताकीद की है कि ये शोहरत, ये पैसे सब के सब यहीं रह जाएंगे, बस जाना वहाँ है तो क्या कहते हैं ये सब छोड़ के, यानी नामा अमाल ही जाएगा एक तरह से। बहरहाल उतना डीप में यहाँ पर यगाना चंगेज़ी नहीं गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो कहा था कि तलमी के बारे में बताया था ना कि तलमी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो किसी तारीखी वाक़या को जब शायर किसी शेर में इस्तेमाल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तलमी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, ये ऑब्जेक्टिव में भी उस रोज़ दिया था। तो आप लोग कह रहे थे क्या होता है ये। तो देखिए किसी तारीखी वाक़या को, ये तारीखी वाक़या है ना शेरी और फरहाद की जो कहानी है ये, तो किसी तारीखी वाक़या को जब शायर किसी शेर में इस्तेमाल करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तलमी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे तलमी इसे ही कहते हैं। अब आप देखिए इसे एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम हॉल में लिखने के लिए सबसे पहले आप जो है ऊपर लिख देंगे पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। उसके बाद आप लिखेंगे यह जो शेर है ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल की पहली शेर से लिया गया है, ठीक ना। ये पहली शेर से लिया गया है, इनकी 2 गज़लें पढ़नी है, इसमें से पहली शेर से लिया गया है। ये आप देखिए किताब का, यहाँ देखिए ये है ना पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, तो यहीं से लिया गया है, ये पहली शेर है। तो लिख देंगे कि यह जो शेर है ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल की पहली शेर से लिया गया है और ये तलमी है। तलमी किसे कहते हैं, किसी तारीखी वाक़या को जब शायर किसी शेर में इस्तेमाल करता है
तो उसे हम तलमीह कहते हैं। तो आप लिख देंगे ये तलमीह है। और इस शेर में शायर कहता है कि, अब क्या कहता है वो आप लिख दो, मैं इतनी सारी चीज़ें बताया हूँ। तो फरहाद जो अपनी मोहब्बत पाने के खातिर शेरी के लिए पहाड़ काट कर दूध की नहरें निकाली थी, लेकिन वह कोहे कुन फरहाद भी आखिरकार इसी मिट्टी में मिल गया। अब देखिए कोहे कुन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कन, तो अब इसका मतलब आप बच्चे को मालूम तो है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो कोह का माने फारसी में होता है पहाड़ का, समझे, और कन के माने होता है खोदने वाला, यानी पहाड़ खोदने वाला। तो यहाँ पर जो है लेकिन वह कोहे कन यानी क्या कहते हैं, लेकिन वह पहाड़ खोदने वाला फरहाद भी आखिरकार इसी मिट्टी में मिल गया। यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर समझे। तो इसी तरह आप लिख देंगे। अब आगे देखिए, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी जात पे शक दिल में आते हैं क्या क्या। अब देखिए यहाँ पर मक्ता भी आ गया। मक्ता आया ना, यहाँ पर गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है। तो देखिए यहाँ पर इनका दो गज़ल जो पढ़ना है, इसमें से पहले गज़ल के लास्ट वाला ये है ना शेर, तो आखिरी वाला शेर को हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ये गाना जो है, ये गाना क्या है, इनका तखल्लुस यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। तो यहाँ पर मक्ता आप समझ गए, तखल्लुस भी समझ गए, ऊपर तलमी समझ गए, और सारी चीज़ें मैं आपको समझा दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है। तो अब यहाँ पर शायर जो है ना, यगाना चंगेज़ी जो है, वो खुद को अपने पर शक कर रहा है कि यह तो खुदा ही जानता है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, कि मतलब कितनी बड़ी हस्ती हूँ, मेरे अंदर कितनी सलाहियत है, मेरे अंदर क्या जज्बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब जो है ना ये खुदा को ही मालूम है। आगे खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या, तो मैं अपने आप पर शक क्यों करूँ, ये तो खुदा, ये तो कोई बात नहीं हुई मैं मतलब अपने आप पे शक करने का, क्योंकि ये सब जो है मैं कौन हूँ क्या हूँ ये सब कौन जानता है, ये खुदा को मालूम है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। तो अब आप इसे एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यह जो शेर है ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल की पहली शेर से लिया गया है। तो जी हाँ, पहली शेर से लिया गया है, क्योंकि इनका दो गज़ल पढ़ना है आपको। तो पहली शेर का ये लास्ट वाला शेर है। तो आप लिख देंगे यह जो शेर है ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल की पहली शेर से लिया गया है, और ये गज़ल का मक्ता है। मक्ता है या नहीं है, मतला कहते हैं पहले शेर को, और ये आखिरी वाला है, तो इसलिए ये गज़ल का मक्ता है। और इस शेर में शायर कहता है कि, अब क्या कहता है, तो ये कहता है कि यह खुदा ही को मालूम है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो मैं अपने आप पर शक क्यों करूँ। तो यानी यही चीज़ आप लिख देंगे कि यह खुदा ही को मालूम है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो मैं अपने आप पर शक क्यों करूँ, बस इतना ही लिखना है आपको। आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। अब हम दूसरे गज़ल जो है यगाना चंगेज़ी का, मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, उसके तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें भी है ना काफिया, रदीफ, मतलब मक्ता, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप बताइए काफिया किसे कहा था और रदीफ किसे कहा था। रदीफ जो शेर के आखिर में एक जैसा, उसको हम रदीफ कहे थे। तो देखिए नहीं आता नहीं आता एक जैसा है ना आखिरी में, तो ये क्या हो जाएगा, रदीफ। और काफिया किसे कहते हैं, जो रदीफ से पहले हम वजन अल्फाज हो। तो शर्माना लिखवाना यानी सुनने में एक जैसा लगता है, तो ये काफिया हो गया। और ये पहला शेर है, तो ये क्या हो गया, मतला हो गया। तो अब हम इसके तशरीह की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस शेर में शायर कहता है कि अब क्या कहता है, ऐ दुनिया के लोगों मुझे अपनी गलतियों पर शर्माना नहीं आता है, यानी मेरे अंदर ऐसी फितरत नहीं है कि किसी और के ऊपर मैं अपनी की हुई गुनाहों को थोप दूं ले जाकर। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, यानी मुझे अपनी गलतियों पर शर्माना नहीं आता है, और मेरे अंदर ऐसी फितरत नहीं है कि किसी और के ऊपर मैं अपनी की हुई गुनाहों को थोप दूं ले जाकर। अगर मैं गलती की है तो मैं जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। तो यही चीज़ है। अब आप इसे एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे, तो यह जो शेर है ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल के दूसरी शेर से लिया गया है ना, तो आपको यही बात याद रखनी है कि ये पहली गज़ल से लिया गया है या दूसरी से। तो ये दूसरी शेर से लिया गया है, मतलब दूसरी गज़ल से लिया गया है। और ये गज़ल का मतला है, मतला पहला शेर को कहते हैं इसलिए ये मतला है। और इस शेर में शायर कहता है कि क्या कहता है, तो मुझे अपनी गलतियों पर शर्माना नहीं आता है। जी हाँ, मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, यानी मुझे अपनी गलतियों पर शर्माना नहीं आता है, और न ही मैं दूसरों की गलतियों और जुर्मों को अपने नाम लिखवाने का आदी हूँ। पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। पराया का मतलब क्या होता है, पड़ोसी जिसे कहते हैं, वही हुआ ना। तो आगे देखिए, आप ये समझ गए।
आगे मैंने एक और शेर की तशरीह किया है, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सरमार कर तेशे से मर जाना नहीं आता। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है फरहाद के बारे में ही आप ख्याल करें कि हालांकि मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। आप जब मतलब एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो फरहाद के बारे में मतलब मैं बताऊंगा, वो लिखना आप, लेकिन इसको दो तरीके से बताया जाता है। पहला देखिए यहाँ पर, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सरमार कर तेशे से मर जाना नहीं आता। यानी मुसीबत अगर जिंदगी में आ चुकी है तो कौन सी बला है, मुसीबत आई है तो खुशियां भी आएगी, आएगी कि नहीं। यानी मुसीबत का पहाड़ जो जिंदगी में मिला है वह आखिर कट ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शर्म से शर्मसार हो जाऊं। जी हाँ, दुनिया में मुंह दिखाना मेरा दुश्वार हो जाए, ये मतलब नहीं है, बल्कि मुसीबत का मतलब यह है कि कुछ लम्हों के लिए जो मुसीबत आई है, दुख तकलीफ आई है, वह खत्म हो ही जाएगी। बस आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारना है, समझे। तो यही बात आपको यहाँ पर कही गई है। आगे है, मुझे सरमार कर तेशे से मर जाना नहीं आता, यानी मुझे पत्थर से टकराना नहीं आता, मतलब मुसीबत आई है तो मुझे सर फोड़ना नहीं आता, बल्कि उससे मुकाबला करना है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। अब इसे आप एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे, तो आराम से आप लिख सकते हैं। ये जो शेर है ये यगाना चंगेजी के गज़ल के दूसरी, ये जो शेर है ये यगाना चंगेजी के दूसरी गज़ल से लिया गया है, और इस शेर में शायर ने फरहाद की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि जी हाँ, हालांकि आप इसमें लिखना चाहते हैं कि और ये तलमी है तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मतलब वही चीज़ें हैं तलमी के बारे में जो मैंने आपको बताया था। खैर इतना भी आप लिख देंगे तो चलेगा कि यह जो शेर है ये यगाना चंगेजी के गज़ल के दूसरी गज़ल से लिया गया है, और इस शेर में शायर ने फरहाद की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि फरहाद ने पहाड़ खोदकर दूध की नहर निकाली थी, इतनी मतलब बड़ी मुसीबत उसने अपनी महबूबा शेरी को पाने के लिए सर की थी, लिहाजा पहाड़ काटने वाला मर जाता है और एक रिवायत कायम कर जाता है। तो दूसरी तरीका से आप ये भी लिख सकते हो, पहली तरीका भी मैंने बता दिया, दूसरा भी बता दिया, अब आपको जो समझ में आए वो आप लिख देना। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।